नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट खंडवा जहां पर उपचुनाव होना और बाकी 3 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं कि आखिर वो वक्त आ गया है जब इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लेकिन उससे पहले तैयारियां और उसको लेकर आज भी ये भी चर्चा होगी कि किस तरह से तैयारियों में जुटे राजनेता। पूरी ताकत झोंक दी दोनों ही दलों ने, लेकिन आखिरकार जनता का मूड क्या है, किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर भी नजर होगी। और आज स्पेशल शो में ये जानेंगे कि उपचुनाव में जनता का मूड, नेताओं की ताकत और उसके अलावा जीत हार के दांवपेच किसने कितने लगाए। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार का शोर थम गया है। अब डोर टू डोर प्रचार पर बीजेपी कांग्रेस का फोकस है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी मतदान की अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव में मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 26,48,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 804 संवेदनशील हैं। मतदान के लिए 26,800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल की 50 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन इसी बीच राजनेताओं ने जो पूरी मेहनत की है, ताकत झोंकी है, उसका नतीजा उन्हें क्या मिलेगा। उपचुनाव में जो मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे वो किस मूड से मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, तमाम होंगी बातें। लेकिन उससे पहले इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव अधिकारियों का क्या कहना है, राजनेताओं का क्या कहना, आप सुनिए। खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और 3 हमारे विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें है जोवट है, निवाड़ी है और निवाड़ी में पृथ्वीपुर और रेगांव जो सतना जिले में है। खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19,68,000 मतदाता इसमें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पृथ्वीपुर में 1,98,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करेंगे। रेगांव में 2 लाख और जोवट में 2,75,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस प्रकार कुल 26,48,000 मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे। 3,944 मतदान केंद्र हैं और इस प्रक्रिया में 26,832 कर्मचारी हमारे लगे हैं। 804 मतदान केंद्रों में जो है ये वेबकास्टिंग की जाएगी। इस मतदान की प्रक्रिया में हमारी 53 कंपनियां लगी हुई हैं और बाकी हमारा प्रदेश का बल है और सब मिलाकर जो है लगभग 16,000 हमारा पुलिस बल इसमें लगा हुआ है। तो 30 तारीख को, यानी अब से आप अगर उल्टी गिनती गिनना शुरू करें तो ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, घड़ियों में भी आप इसे गिन सकते हैं। लेकिन 30 तारीख को देश की 3 लोकसभा सीटें और 30 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1 लोकसभा सीट यानी खंडवा, नंद कुमार सिंह चौहान साहब के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, और 3 और विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होने हैं। पूरा कवरेज रोज हमने अलग अलग तैयारियां जो हो रही थी या जो प्रचार प्रसार चला, सब कुछ आप तक पहुंचाया हर एक कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन आज वो दिन है जब प्रचार प्रसार तो नहीं कर पाएंगे राजनेता, लेकिन घर घर जाकर वोट जरूर मांग सकते हैं। तो तैयारियां तो राजनेताओं की पूरी थी, पूरी ताकत झोंकी, हर दाव पे आजमाया गया। चुनावी घोषणाएं हों या फिर वादे या फिर दूसरी जगहों पर सौगातें देकर एक मैसेज देने का तरीका कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। और उसके उलट विपक्ष इन पूरी तैयारियों की पोल खोलता हुआ बेरोजगारी और तमाम चीज़ें, महंगाई से भी जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे सवालात जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, वो भी इस उपचुनाव में हमने देखे। अगले आने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट है ये उपचुनाव, जिसे लेकर सबकी नजरें हैं मध्य प्रदेश पर भी, क्योंकि हम तीसरी बार देख रहे हैं उपचुनाव मध्य प्रदेश में इसी 5 साल के टेन्योर में। चलिए विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें और भी जानकारी देंगे। विवेक, कैसे देखते हैं इन उपचुनाव को जिन्हें आने वाले समय में सरकारों का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है? तैयारियां तो पूरी थी, तमाम सभाएं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभाएं की, कमलनाथ साहब भी एक्टिव दिखे, लेकिन अब जनता की बारी, वोटिंग की बारी, मताधिकार की बारी।
विवेक। चुनाव में हार मिलती है तो न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज जाएगा बल्कि आम जनता पर भी मैसेज जाएगा। उसका कारण यह है कि प्रदेश भर में लगातार बीजेपी के कई कैंपेन चले हैं, प्रदेश भर में लगातार बीजेपी सक्रिय रही है, उनके नेता सक्रिय बने हुए हैं। ऐसे में अब उपचुनाव है, उपचुनाव की तैयारियां भी काफ़ी जोरों शोरों से रही हैं और नेताओं ने भी लगातार मैराथन रैली करते हुए चुनाव प्रचार में शामिल हुए। जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो चुनाव प्रचार के साथ नाइट स्टे भी करते रहे। करीब 5 ऐसे इलाकों में उन्होंने नाइट स्टे किया जो उन विधानसभा क्षेत्रों में आ रही थी। तो मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जो जनता के बीच में जो उनका दर्द है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनको जानने के लिए उनके बीच में रहना ज़रूरी है। इसी लिहाज से वो स्थानीय लोगों के यहाँ पे नाइट स्टे भी किया और वहाँ से भी उनसे बातचीत की कि आखिर राज्य सरकार को किन योजनाओं पर भी काम करना चाहिए। जहाँ तक बात है उपचुनाव की, तो मध्य प्रदेश में ये तीसरा उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले 2 उपचुनाव हो चुके थे, करीब 24 से ज़्यादा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। वो दल बदल कांग्रेस खेमे के जो विधायक थे, मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उपचुनाव हुआ और जहाँ तक बात है वो दमोह बाई इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी। वहाँ केंद्रीय मंत्रियों को जो विजिट रहा उससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिली कि काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और वहाँ की जो दमोह जो जुड़ा हुआ है, दमोह सबसे ज़्यादा अहम यह है कि बुंदेलखंड काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सिनेरियो वाला हिस्सा है। जहाँ तक बात की जाए दमोह की, तो दमोह के इलेक्शन के बाद से जो बीजेपी को शिकस्त मिली थी उसके बाद से लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में रही है। अब जब इन खंडवा की 8 विधानसभा को मिला लिया जाए लोकसभा में, तो सबसे जो बीजेपी को डेंट करने वाले वो है पंधाना है, बुरहानपुर है और नेपानगर है। यहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा खतरा अपनी ही पार्टी से है। लिहाजा अब उपचुनाव के लिए सिर्फ 2 ही दिन का समय बचा हुआ है, यानी 30 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा। सुबह 8 बजे से इस मतदान की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और 2 नवंबर को इन एक खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा के परिणाम आएंगे। जहाँ तक बात है मध्य प्रदेश के इन सभी उपचुनाव की, तो सबसे अहम बात यह है कि ये सभी जो सीटें हैं ये आदिवासी और ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोटर्स की भूमिका है वो आदिवासी और ओबीसी की है। सबसे ज़्यादा जो बीजेपी फोकस कर रही है वो स्थानीय वोटर्स के साथ, जो ग्रामीण इलाके में जो आदिवासी अंचल है उनमें सबसे ज़्यादा बीजेपी का कैंपेन चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन अब शुरू है और बीजेपी की 3 रणनीतियाँ हैं। एक तो बूथ स्तर पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है, लगातार वहाँ संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि और इसके जो दूसरा एक सबसे ज़्यादा बीजेपी इस पर फोकस कर रही है कि मतदाताओं को फ़ोन भी किया जा रहा है और उन्हें जो है वो लिंक करके वोट करने की अपील की जा रही है। और तीसरा जो अहम फैक्टर है वो प्रत्याशी अपने जो समर्थक हैं उनके साथ डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक कल से ही ये चुनावी जो स्टार कैंपेनर्स थे और जो बाहरी लोग थे उन्हें बाहर जाना था और वो उपचुनाव के क्षेत्रों से बाहर भी हो चुके हैं। अब जो है बीजेपी और कांग्रेस अपने मुख्यालयों से लगातार संपर्क कर रही है। बीजेपी के जो चुनाव समिति के प्रभारी हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी आज सुबह से 2 बैठकें की जिसमें उन्होंने पार्टी और अन्य नेताओं और समर्थकों से भी बातचीत की कि आखिर कैसे रणनीति बनाई जाए। लिहाजा चुनाव के लिए प्रचार थमने के लिए सिर्फ 24 घंटे ही दोनों पार्टियों के पास है। इसलिए जो फोकस है वो आखिरी दौर में किस तरीके से जनता के बीच में और जो मतदाता हैं उनके तक रुझान किया जा सके, इन तमाम बिल्कुल मुद्दों को लेकर रणनीति बन रही है। झोंकने के बाद हासिल क्या होगा ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 30 तारीख को बारी मतदाता की, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत दिखानी है। ऐसे में सवाल यही कि इतना सब कुछ होने के बाद फल किसे मिलेगा, नतीजा किसके पक्ष में आएगा। और जाहिर है 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं और 1 लोकसभा सीट जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंतज़ार यही होगा कि आखिर जो नतीजे आते हैं उससे क्या हासिल होता है, क्योंकि दमोह के बाद वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि इस बार एक गलती कर गए हैं, अब गलती नहीं होनी चाहिए। तो पूरी ताकत तो लगा ही दी है भारतीय जनता पार्टी ने भी, लेकिन जनता जनार्दन देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। और चलिए, जो हम खंडवा की बात कर रहे थे और खंडवा लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है जिसको लेकर लगातार हम आपको कवरेज भी दिखाते रहे हैं। और खंडवा से हमारे साथ सौरभ पाल जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि खंडवा में जनता का मूड अगर भांपने की कोशिश करें तो
जनता 30 तारीख को किस पर मुहर लगा सकती है। और ये भी बताएं ज़रा कि सौरभ, आखिर इस लोकसभा चुनाव के बाद आप कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, जनता के दिल को, जनता के जहन को आप टटोल पा रहे होंगे कि इस बार वो किसके साथ जाने वाले हैं। लगभग देखा जाए तो इस इलेक्शन में हमने देखा अमूमन इलेक्शंस में कि खंडवा लोकसभा सीट जो है बीजेपी के पाले में रही है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैम, अगर बात की जाए तो अभी यहाँ की जो जनता है वो अभी शांत है। मतलब अभी कहा नहीं जा सकता, स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे विजयी होगी। ये तो 2 नवंबर रिजल्ट के बाद ही अपने को पता चल पाएगा कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। और बात की जाए तो यहाँ पे अभी तक 74 आम सभाएं हो चुकी है, जिसमें 14 स्टार प्रचारकों ने अपनी आम सभाएं यहाँ पे ली है। मतलब कुल मिला के अभी यहाँ पे देखा जाए तो जनता कुछ कहना नहीं चाह रही है। हेलो जी, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान साहब के निधन के बाद क्या कोई सिंपैथी फैक्टर बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है? जाहिर है बीजेपी ने नंद कुमार सिंह चौहान साहब का नाम भी बार बार लिया है यहाँ पर, तो क्या ऐसे कोई वेव्स या ऐसा कोई मूड जनता का, हालांकि साइलेंट है वोटर, लेकिन फिर भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो चर्चाएं आम हो जाती हैं कि आखिर जनता किस तरफ अपना रुख दिखा रही है? मैम देखिए, ऐसा है, जनता के बारे में जो है कि बीजेपी ने अपनी पूरी जोर यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों के द्वारा यहाँ पे चुनाव का प्रचार प्रसार किया गया। काफी बड़े दिग्गज नेता खंडवा आए, उन्होंने यहाँ, और बात की जाए शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खंडवा जिले में, खंडवा लोकसभा चुनाव में 4 आम सभाएं की, जो सबसे ज्यादा है। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से पूर्ण कोशिश कर रही है कि वो सीट अपने हाथ में ले यहाँ पे। और मुद्दा दोनों तरफ से है। अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस है वो महंगाई के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है, और वही भाजपा विकास की बात कर रही है। काफी बड़े बड़े नेता खंडवा शहर आए, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े आश्वासन किए, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जनता मौन है। जनता मुझे ये बताइए सौरभ कि यहाँ जनता से नेताओं ने खूब सारे वादे किए होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर यहाँ की वो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं या जिन चीजों को लेकर यहाँ की जनता परेशान हो, उन मुद्दों को लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? पहले तो जनता को किन चीजों की जरूरत है, इन राजनेताओं से वो क्या उम्मीद रखते हैं, और उन पर बात हुई इन चुनाव में नहीं हुई, ये जरा डिटेल में भी बताइए पहले। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि चुनावी जो प्रारंभिक मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पे नेताओं ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उल्टा मतलब जो पूर्ण विकास चल रहा है, जैसे खंडवा की बात करें तो रिंग रोड, जनता की मांग है कि सबसे पहले रिंग रोड बने, फोरलेन खंडवा रिंग रोड के लगातार 5 दिन को मिले, प्लस बढ़ती महंगाई देखते हुए भी जनता कुछ, मतलब अगर बात की जाए तो खंडवा लोकसभा की जनता कुछ अलग ही रिजल्ट दिखाना चाहती है। जाहिर है कि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, यहाँ के जो मतदाता हैं, बताया जाता है कि गुर्जर बाहुल्य मानधाता है, बड़वा है, लेकिन साफ है कि एक जो स्ट्रोक चलने की कोशिश की है वो बिरला साहब को अपने पार्टी में लाकर, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है कि उसका असर दिखेगा? क्योंकि बार बार हम देख रहे थे कि जो उपचुनाव हुए 22 विधायक सीधे एक साथ, जो सिंधिया समर्थक थे वो चले गए थे, उसके बाद एक विधायकों का जाना बीजेपी में कह सकते हैं कि लगा ही रहा, कतार में थे, और अभी भी एक विधायक का जाना क्या कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर खास तौर पर, क्योंकि उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कहना यह है कि अगर कोई पार्टी से जाता है तो वो सीख सकता है। ठीक है, उससे पार्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो जा रहा है वो अपना स्थान एंजॉय करेगा। तो इसी प्रकार से मतलब अगर चुनाव में देखा जाए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं कोई भी मैटर नहीं करता है इस बात को लेकर कि या तो इससे कुछ और भी आगे ऐसा हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रोक में। तो देखिए, ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब कि कोई आ जाए, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि फिलहाल की डेट में चुनाव पे इससे कोई असर पड़ रहा है। और पार्टियों में भी कोई बहुत ज्यादा, पार्टी के अंदर, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी प्रेशर क्रिएट होता है कि आपके एक नेता जो विधायक पद पर आसीन थे वो निकलकर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह की सुगबुगाहट है, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, क्या, क्योंकि गुर्जर वोट काफ़ी ज़्यादा हैं और उसके अलावा इधर सचिन बिरला, उधर सचिन पायलट पर नज़रें बनाए हुए थे,
तो कोई फर्क पड़ता हुआ दिख रहा है पार्टियों के अंदर, दोनों ही सचिन का खंडवा पर नजर बनाए रखना? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी एक जो कांग्रेस के विधायक थे बड़वा से सचिन बिरला जी, वो अभी भाजपा में शामिल हुए, ठीक है। उसी तरीके से सचिन पायलट जी का यहाँ पे चुनावी दौरा, तो इन दोनों की अगर बात की जाए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, जैसा कि जनता जानना चाहती है, तो इससे चुनाव को लेकर अभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मतदाताओं और सभी पार्टियों का जो ध्यान है वो है वोटिंग की तरफ, चुनाव की तरफ। तो फिर इस प्रकार की किसी भी कोई हलचल को राजनीति में दिखा नहीं गया है। अभी अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस विषय पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार उपचुनाव पर अब हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, वो वहां मौजूद हैं एरिया में। ख़ासतौर पर उन सीटों पर नज़र है जहां पर उपचुनाव होने हैं। और पृथ्वीपुर लिए चलते हैं आपको। पृथ्वीपुर से हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं जो हमें पृथ्वीपुर की और हकीकत से रूबरू कराएंगे। पृथ्वीपुर काफ़ी महत्वपूर्ण सीट, सभी तरफ से ताकत झोंकी गई दिनेश पृथ्वीपुर में भी, क्योंकि ये भी एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों ही खेमे कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन बावजूद इसके जनता का मूड क्या है, तैयारियां चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या कुछ की गई हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में हमें कोरोना से भी बचना है, गाइडलाइन का पालन भी करना है और वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चुनाव आयोग की तरफ से पृथ्वीपुर में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, उसके बाद हम आगे की बात भी आपसे करेंगे। जी बिल्कुल पारुल, आपको बता दें जो उपचुनाव का प्रचार प्रसार है वो कल थम गया है। मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और आपको बता दें कोरोना गाइडलाइन का पालन जो हर बूथ पर, जो पृथ्वीपुर विधानसभा में 2 से 93 बूथ बनाए गए हैं, उसको लेकर हर बूथ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। प्रशासन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ और सहायक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अगर अपन मतदाता की बात करें तो टोटल मतदाता 1,97,200 मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर अपन पुरुष मतदाता की बात करें तो 1,04,000 पुरुष मतदाता हैं, वहीं 92,007 से महिला मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी पारो। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि बृजेंद्र सिंह राठौर साहब यहाँ से विधायक थे और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है पृथ्वीपुर, और काफ़ी दबदबा था उनका खुद का भी, और जाहिर सी बात है कांग्रेस से बिलोंग करते थे तो कांग्रेस के पक्ष में एक सिंपैथी फैक्टर जाता ही है। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, मतदाताओं में किस तरह का रुझान देखा जा रहा है, कल जो वोटिंग होगी आपको क्या लगता है किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट गिरने वाले हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आप मतदाताओं के मन को भी टटोल पा रहे होंगे? दिनेश। पारुल, आपको बता दें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वह यहाँ 7वीं बार आम सभा को कल संबोधित कर चुके हैं। और वहीं अगर आप दिगंबर नेता की बात करें, भूपेंद्र सिंह राठौर की बात करें तो संपत्ति वोट भी कांग्रेस के पाले में जाएगा। वहीं अगर भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो यहाँ के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोपाल भार्गव, प्रभुराम चौधरी, भारत सिंह कुशवाहा अपने अपने खेमे में वोटरों को रिझाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, तो पर्याप्त प्रयास दलों की तरफ से और खासतौर पर बीजेपी को इस सीट पर ज्यादा प्रयास करने पड़े होंगे, मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन अंततः नतीजे क्या होते हैं तो 2 तारीख को पता चलेंगे। मतदाता फिलहाल इस चुनाव में हम देख रहे हैं उपचुनाव में साइलेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो वोटर जब साइलेंट हो जाता है तो आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाने की कोशिश की आखिर मतदाता किस पर मुहर लगाते हैं, भाजपा के कमल पर या फिर कांग्रेस के पंजे पर। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए दिनेश। अलीराजपुर से सुनील हमारे साथ बने हुए हमें बताएंगे कि इस वक्त अलीराजपुर की जनता का क्या मूड है, और अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के लिहाज से जाहिर सी बात है लगातार हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण उपचुनाव, क्योंकि जो वोटर्स हैं इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में, कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो लगातार उपचुनाव हुए, फिर चाहे हम शुरुआत में देखें तो सिंधिया समर्थकों का जाना, फिर दमोह उपचुनाव होना, फिर उसके बाद एक और उपचुनाव, और अभी भी एक और सीट हम देख रहे हैं कि खंडवा से हम देख रहे हैं कि बिरला साहब के जाने से खाली हो गई है कांग्रेस की। तो हम सुनील आपसे समझने की कोशिश करेंगे उपचुनाव में वोटर्स का क्या मूड है, चुनाव आयोग की क्या तैयारी है, बताइए सुनील। जी बताना चाहूंगा मैं पारुल कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल जितनी भी बाउंड्री है
वहां पर फोर्स लगी हुई है, किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो भी तैयारियां पूरा पेरा में मिलिट्री लगी हुई है, और जो भी अपने संवेदनशील इलाके हैं वहां के लिए व्यवस्था की हुई है, पूरा चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है। और वोटरों की, मतदाताओं की बात करें तो मतदाता अपनी खुलकर बताना नहीं चाह रहा। हमारे द्वारा कितनी बार प्रयास किए गए, लेकिन मतदाता भी अपना रुझान बता नहीं रहा कि वो किस ओर जाएगा। हालांकि उन्होंने का जो मूड है वो उसकी तह तक जाना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका प्रयास यही है कि वो एक अच्छा विधायक चुने जो उनकी मांगे है, जो उनकी जरूरी चीजें है उनको पूरी कर सके, जो उनकी डिमांड है उनका प्रयास उनका यही है कि वो अच्छे से अच्छा विधायक चुन सके। जी पारुल। बिल्कुल। लेकिन जोबट में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, सुलोचना जी और महेश पटेल आमने सामने, क्या लगता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रयास तो तेज हो गए हैं और उसके अलावा भी हम देखें तो प्रयास होने के बावजूद भी इस बार जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, तीसरा उपचुनाव दमोह के बाद, वोटर साइलेंट दिखाई दे रहा है सुनील। और जब वोटर साइलेंट हो जाता है तो अनुमान लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। प्रयास तो तमाम, लेकिन आखिरकार वोटर किस पर मोहर लगाएगा इसका इंतजार। सुनील, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं वोटर्स के लिहाज से? जब आप चर्चा करते हैं आम लोगों से तो क्या सुनने को मिलता है आपको, क्या महसूस करते हैं? जी बिल्कुल पारुल, कोई भी वोटर बिल्कुल खुल के बताना नहीं चाह रहा है। हालांकि वो ये चाहते हैं कि सरकार जो है जिसकी उसका विधायक हो तो कम से कम जो काम रुके पड़े हैं वो कम से कम पूरे हो पाएंगे। बिल्कुल भी अभी कोई वोटर अपना खुल के बताना नहीं चाह रहा है कि वो किस ओर अपना रुझान देगा। संभव तो यह लग रहा है कि वो सुलोचना रावत के पक्ष में अपना वोटिंग करेंगे, जिससे कि उन्हें जो विधायक मिले वो सरकार का विधायक हो और वो सारी चीजें जो जरूरत की चीजें जो उनकी मांगे है, जो समस्या सकते हैं अभी हम यहाँ बैठकर। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी देने के लिए। अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और अब हम सतना की बात करेंगे जहाँ रेगांव पर उपचुनाव है और दोनों ही तरफ से महिला शक्ति जो है वो आमने सामने है। देखिए, प्रतिमा बागरी और कल्पना वर्मा, ये दोनों आमने सामने हैं रेगांव से। और जाहिर है कि अब जब बात हो महिला शक्ति की तो महिला शक्ति की बात तो होगी, लेकिन इससे पहले जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी थी और क्यों यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं इनको भी लेकर चर्चा होगी। देखिए, इस वक्त जो उपचुनाव हो रहे हैं ये भी कोरोना काल के बाद हो रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना है और मतदाता सुरक्षित वोटिंग करके जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ तक पहुँचे ये भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करेंगे उतना ही निष्पक्ष चुनाव माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आप क्योंकि वोटर्स हैं और आपको अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए, आपके हाथ में है सत्ता को गिराना, सत्ता को बनाना। और इस सीट पर भी ये दो महिला शक्ति, इनमें से किसे आप चयन करेंगे उसके लिए तो आपको बूथ तक जाना ही पड़ेगा, यानी मतदान केंद्रों तक पहुंचना ही पड़ेगा। दोनों ही तरफ से दोनों ही दलों ने बूथ तक तैयारी की और दलों की तरफ से ये भी प्रयास किए गए कि जनता तक अपनी, बीजेपी की हम बात करें तो केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार के प्रयास, और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार किसानों का मुद्दा, खाद की परेशानी और भी तमाम चीज़ें जिसको लेकर लगातार कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम अलीराजपुर की तो अलीराजपुर में भी स्थितियां अलग अलग बनी। 3 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होने और 1 खंडवा लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है। हालांकि इन सीटों के हारने या जीतने से बहुत ज़्यादा फर्क किसी पार्टी को नहीं पड़ने वाला, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, लेकिन इसे एक तैयारी के रूप में देखा जाएगा, जनता के मूड के रूप में देखा जाएगा कि वो किस तरह से भांप रहे हैं सरकार किस सरकार को वो चाहते हैं कि आने वाले समय में वो उनका नेतृत्व करें। सतना से जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए रेगांव में भी चुनाव है और सतना में क्योंकि कोरोना काल है। तो मुझे जितेंद्र ये बताइए कि क्या कुछ चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, किस तरह से वोटर्स वोटिंग भी करें और सुरक्षित भी रहें, कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो, और उसके अलावा ज़मीनी स्तर पर वोटर का क्या सोचना है प्रत्याशियों को लेकर। जितेंद्र, चुनावी शोरगुल समाप्त होने के बाद मतदान की प्रक्रिया तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2000 सुरक्षाकर्मी मतदान के लिए तैनात किए जाएंगे। प्रचार प्रसार बुधवार को समाप्त होने के बाद अब उम्मीदवार अधिकतम 4 लोगों के साथ घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। गौरतलब यह है कि रेगांव उपचुनाव में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पेंद्र बागरी ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। विधानसभा उपचुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। इसके लिए दोनों ही दलों के नेताओं ने मतदाताओं को अपनी ओर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
बिल्कुल, अपनी ओर करने के लिए पार्टियों ने अपने सारे जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें भी उतारा। खुद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभाली थी, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता का मूड इस वक्त जो भी हो, लेकिन वो अपने पक्ष में करना बेहद ज़रूरी है। हर चुनाव हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पूरी ताकत लगा देती हैं पार्टियां। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी देने के लिए। सतना के रेगांव, जोबट और भी हम बात करें तो खंडवा लोकसभा सीट जहां पर उपचुनाव होने हैं। इसके अलावा भी जाहिर है कि कोशिशें पूरी तमाम कि किस तरह से इस चुनाव को जीता जा सके। भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों के हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनकी सरकार गिरेगी ना कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का मूड भांपना बेहद ज़रूरी है। इस उपचुनाव को सरकार के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक और उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि सचिन बिरला साहब छोड़ चुके हैं कांग्रेस को। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस उपचुनाव के बाद नतीजे क्या आते हैं। नतीजे ही बताएंगे कि जनता का मूड आने वाले समय में क्या हो सकता है। दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल। नमस्कार।